नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के इस 5वें भाग में इकाई 5 सहसंबंध सूचकांक की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पाठ्यक्रम का जो हमें अंक विभाजन दिया गया है, इसकी चर्चा यदि हम करें तो ये जो हमारी इकाई है 8 अंक की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक का जो है वो 1 होगा और इसी प्रकार एक प्रश्न यहाँ पे लघुत्तरी 3 अंक का होगा। सहसंबंध सूचकांक वाले इस पाठ की चर्चा के में हम आगे बढ़ें तो सही विकल्प चुनकर लिखने से प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प का पहला हमारा प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। तो सदैव जो इसका जो मान होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच स्थित होता है। सहसंबंध गुणांकों को R से दर्शाते हैं तथा इसका लिखा जाता है कि R इक्वल टू ये, इस तरह से इसको लिखते हैं, मतलब इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर दो चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं, कहते हैं भूमध्य रेखीय सहसंबंध। फिर आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष जो होता है वो होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, मतलब वही R सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं और कार्ल पियर्सन का है इसलिए कार्ल पियर्सन का कहते हैं। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपाय, तो इसका है खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन के लिए निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है। तो निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है 0.00 से अधिक और प्लस 0.25 से कम। यदि R x y 0 है तो चर x और y में संबंध होगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेखीय कनेक्शन नहीं होगा। फिर यदि एक्स वाई धनात्मक हो तो x और y में के भी संबंध कैसा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा x बढ़ता है तब y बढ़ता है, ये वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न में चले हम। तो पहला हमारा है कीमत और मांग के बीच कनेक्शन। तो कीमत इसका जो है ए वाला, इसकी बात करेंगे हम। तो ये कीमत और मांग के बीच जो है नकारात्मक कनेक्शन होता है। फिर बी वाला को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो सूचकांक को जाना जाता है। सूचकांक आ जाएगा यहाँ पर, सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। आधार वर्ष में अनुक्रमिका संख्या 100 हमेशा 100 होती है। इसके पश्चात जब दो चरों की एक दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध का को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकारात्मक। इसके बाद जब सहसंबंध गुणांक प्लस में मतलब -2.5 और 0.75 के बीच होता है तो यह सहसंबंध का मध्यम परिणाम, सहसंबंध का मध्यम परिमाण कहलाता है, इसे कहते हैं। इसके पश्चात आता है जब 3 या 3 से अधिक चरों संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे बहुमुखी सहसंबंध कहते हैं। बहुमुखी सहसंबंध। इसके पश्चात आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष भी कहते हैं, संदर्भ वर्ष। और सबसे अंत में संकेत शब्द P01 में 1 चालू वर्ष को प्रकट करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी इस तरह से। सत्य की यदि बात करें तो पहला हमारा है सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है। तो सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक नहीं होता है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, बिल्कुल सत्य है। सूचकांक के मापे गए समय के दौरान चर में परिवर्तन, सत्य है। दो परिवर्ती मानों के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं, सत्य है। इसके पश्चात एक बढ़ता मूल्य सूचकांक बढ़ती आर्थिक गतिविधि का संकेत है, यह असत्य है। फिर भारित सूचकांक में विभिन्न पदों को उसके मुआवजे के महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, ये सत्य है। इसके पश्चात मुद्रास्फीति
को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में माना जाता है, तो ये सत्य है। और दो या दो से अधिक समूह या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहता है, ये भी हमारा सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण सहसंबंध के परिमाण की व्याख्या करें। तो इसका मतलब ये है कि जब r इक्वल टू 1 होता है ना, r इक्वल टू 1 हो या r इक्वल टू -1 हो, r इक्वल टू 1 हो या -1 हो, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या है, पूर्ण सहसंबंध है। ठीक है, मतलब सहसंबंध गुणांक का मान जब +1 होगा फिक्स, या उसका मान फिक्स रूप से -1 होगा, तो हम कहेंगे कि पूर्ण सहसंबंध होगा। ये या तो धनात्मक सहसंबंध होगा या फिर पूर्ण ऋणात्मक, मतलब इसे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे और इसे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। इस तरह से दूसरा, दो प्रकार के मूल्य सूचकांकों के नाम। तो दो प्रकार के मूल्य सूचकांक में एक तो हमारा है सामूहिक, पहला सामूहिक मूल्य सूचकांक, और दूसरा है निर्देशांक मूल्य सूचकांक, पहला और ये दूसरा। सामूहिक मूल्य सूचकांक कहेंगे और निर्देशांक मूल्य सूचकांक कहेंगे। फिर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र है, सहसंबंध गुणांक का सूत्र जो हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, r इक्वल टू सिग्मा d डॉट dx डॉट सिग्मा dy के बटे में करनी के अंदर सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा dx का स्क्वायर और सिग्मा dy का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सूत्र है। फिर सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया? तो सहसंबंध तकनीक का जो विकास है वो प्रोफेसर गेल्टन व कार्ल पियर्सन, मतलब कार्ल पियर्सन। रैखिक सहसंबंध कब होता है ये बताना है। तो रैखिक सहसंबंध दो चर मानों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर होता है जब होता है। इसको आप सुनेंगे, दो चर मानों में परिवर्तन का अनुपात जब स्थिर हो तब रैखिक सहसंबंध होता है। सरल सहसंबंध, तो दो चर मानों का पारस्परिक संबंध किसे कहेंगे? दो चर मानों का पारस्परिक सहसंबंध। फिर हमारा कौन से सूचकांक के नाम मापते हैं? तो संबंधित चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन, संबंधित चरों के चर मानों में जो समूह में परिवर्तन होते हैं, समूह में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो मापते हैं। इसके पश्चात सूचकांकों की एक मुख्य श्रेणी की व्याख्या, तो पूर्ण शुद्धता का अभाव, पूर्ण शुद्धता का अभाव हो जाएगा। फिर हमारे जो 4 अंक के प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। आइए, सूचकांक की संख्या के किन्हीं 4 महत्व को स्पष्ट कीजिए। निर्देशांक के उपयोग, महत्व, लाभ तथा या आवश्यकता का अध्ययन निम्न बिंदु कहता है। जटिल तथ्यों का सरलता, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान, नीति में सहायक, राष्ट्रीय आय के परिवर्तन का अनुमान और तुलनात्मक विश्लेषण। ये जो हमारे प्रश्न है 4 अंक के हैं। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे आपको मिलेगा। थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या, तो थोक मूल्य सूचकांक का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके पश्चात आता है अनुक्रमणिका संख्या की कोई 4 सीमाएं। तो पहली सीमा हो जाएगी निर्देशांक संकेतन मात्र, सीमित उपयोग, पूर्ण शुद्धता की कमी, सामान्य रूप से ही सत्य और गुणात्मक पहलू की अपेक्षा है। 5 आपको दे दी गए हैं। सहसंबंध के प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो सहसंबंध के प्रकार की व्याख्या धनात्मक, ऋणात्मक और सहसंबंध होते हैं। इस तरह से रेखीय, अरेखीय, वक्र सहसंबंध, सरल, आंशिक, बहुगुणी सहसंबंध। अगला हमारा हो जाएगा सहसंबंध ज्ञात करने की विकिरणित आरेख विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है x और y में सहसंबंध गुणांक की व्याख्या हमको करना है, सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करना है। x और y के मान हमें दिए गए हैं। यहाँ पर एक अलग ही विधि का हम प्रयोग करने वाले हैं। x के मान जो है उनको लिख लेते हैं सबसे पहले, और x के मानों का वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, -3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, सबके वर्ग करते जाएंगे। ऐसे ही y के वर्ग कर लेंगे ये। और अब यहाँ पे x का y में गुणा, मतलब x के मान का गुणा y के मान में, तो 9 9 ×
27 माइनस के 4 दूना 8 ऐसे गुणा कर लेंगे तो ये हमें एक्स वाई प्राप्त हो गया। एक्स स्क्वायर एक्स के वर्ग से प्राप्त हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई के वर्ग से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक्स का वाई में गुणा करने से हमें एक्स वाई का गुणा प्राप्त हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में हमको जोड़ लेना है, सभी एक्स से सभी जितने भी आंकड़े इनको जोड़ लेंगे। एक सहसंबंध गुणा ज्ञात करने का ये वाला फार्मूला हमारा है, जिसमें बिना माध्य ज्ञात हम करते हैं। तो इस फार्मूले में सूत्र में जो है मान रख देंगे और इसको हल करने से सहसंबंध गुणांक हमें ज्ञात हो जाता है। साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम इस पाठ का जो हमारा जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है इसका सेकंड भाग है, इसकी इकाई 6 विकास नीतियाँ और अनुभव 1947-90 की चर्चा हम आपसे करेंगे।